जय हिंद। तो CGL 2024 एग्ज़ाम के लिए हम इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज़ में ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम हमें बताना है किसका टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ब्रैकेट में जो शब्द लिखा हुआ है इसका सिनोनिम बताना है। शब्द लिखा हुआ है फर्मली। तो अगर आपको पता हो तो फर्म का मतलब क्या होता है, अडिग, कोई चीज़ मतलब काफ़ी डिटरमाइंड है ना, काफ़ी मजबूती से टिका हुआ, तो वो फर्मली होता है। ठीक है, अब इसका मिलता जुलता हमें शब्द बताना है। फीबली क्या होगा, फीबली का अर्थ क्या होता है, तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, फिर क्या हो गया, अगला शब्द है लैंगिडली। तो लैंगिड भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है, इसका भी मतलब होता है कोई व्यक्ति है बहुत सुस्त हो, तो उसके लिए लैंग्विड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये शब्द भी नहीं होगा। इम्पोर्टेंटली, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है शक्ति विहीन, या एक शब्द में बोलते हैं नपुंसक भी बोला जाता है, तो उसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंटली भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टिफली, क्योंकि स्टिफ का भी मतलब होता है अकड़ा हुआ या फिर काफ़ी फर्म बिहेवियर जिसका हो ना, तो वो होता है स्टिफली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। डायरेक्ट फॉर्म लिखी हुई है, ही सेड टू मी आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रिलियंट बॉय इन माई लाइफ। ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है ही सेड टू मी, इसकी जगह पे होगा क्या, ही टोल्ड मी। ठीक है, पहले सेंटेंस में तो वो है ही नहीं, तो पहला ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे सेंटेंस में भी ही टोल्ड मी है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। और तीसरे सेंटेंस में भी ये नहीं है। केवल चौथा सेंटेंस ऐसा है जिसमें प्रॉपरली शुरुआत की गई है इनडायरेक्ट की। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, देखिए साथ ही साथ मैं आपको ग्रामेटिकल रूल भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई हैव नेवर सीन, यानी कि इसमें पास्ट परफेक्ट की बात, माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। ठीक है, आई हैव नेवर सीन का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। और अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट बदल जाता है। ठीक है, और इसीलिए हैव नेवर सीन यहाँ पर चेंज हो गया हैड नेवर सीन। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट में लिखा हुआ ही सेड व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। देखिए इसमें कंडीशनल सेंटेंस है, कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। मतलब कि जब मैं यंग था, मतलब जब मैं एक लड़का था, आई वॉज अ बॉय, तो मैं काफ़ी देर तक जग सकता था, जब तक मेरा मन करता मैं जग सकता था। तो इसमें कंडीशन है कि उसका मन करता था तो वो जग जाता था। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस है। और हमेशा याद रखिएगा, एक रूल होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस का चेंज नहीं होता है। ठीक है, टेंस नहीं बदलता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ही सेड दैट, ठीक है, ये तो इतना हो जाएगा। व्हेन ही वॉज अ बॉय, यहाँ पे आई है ना, तो आई को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो ही हो जाता है। ठीक है, तो जितनी जगह पे आई आया होगा वहाँ पे ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें तो आई ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये तो इनडायरेक्ट में होगा ही नहीं, एज इट इज़। अब इसमें ही हैड लाइक्ड लिखा हुआ है, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ही लाइक्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि टेंस चेंज नहीं होता कंडीशनल में। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट चला गया, इस वजह से गलत होगा। फिर आई, इसमें अगेन आई का इस्तेमाल हुआ है, जबकि आई की जगह पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ही का इस्तेमाल होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सही उत्तर ऑप्शन ए है। ही सेड दैट व्हेन ही वॉज अ बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। द टाइम स्पेंट इन कैप्चरिंग फोटोज कैन एक्ट लाइक एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी टू हेल्प टू अपलिफ्ट वंस मूड। देखो पढ़ के लग नहीं रहा है आपको कि कुछ इस पार्ट में मिस्टेक है। कई बार कई सारे क्वेश्चंस सिर्फ इस वजह से भी सही हो जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो टू हेल्प टू अपलिफ्ट, इसमें 2 बार टू का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो करेक्ट नहीं है। राइट आंसर ये होगा, टू हेल्प टू अपलिफ्ट वाले में गलती है। ठीक है, 2 बार टू का इस्तेमाल हुआ है, वो भी एक साथ लगातार। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है। राइट, इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वो ये होगा कि टू हेल्प अपलिफ्ट, एक जो यहाँ पे टू है वो नहीं होगा, तो टू हेल्प अपलिफ्ट वंस मूड। राइट, या फिर टू टू अपलिफ्ट वंस मूड। ठीक है, ये सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मीनिंग बताना है ना, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग।
द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। सेसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना या ख़त्म करना, ठीक है। सेसेशन का मतलब, जैसे जब आप 4 आर्य सत्य पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के, तो उसमें होता है ना, पहला आर्य सत्य होता है देयर इज़ सफरिंग, और दूसरा होता है देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। दूसरा जो आर्य सत्य होता है, पहला तो होता है देयर इज़ सफरिंग, ठीक है, और दूसरा होता है देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, है ना, दुख है, दुख का कारण है। तीसरा सत्य होता है देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख का निवारण भी हो सकता है। और चौथा होता है देयर इज़ वे टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि दुख के निवारण का एक मार्ग होता है। तो जैसे तीसरा आर्य सत्य है ना कि देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो सेसेशन का मतलब ही होता है कि उसको ख़त्म करना, उसका निवारण करना। तो द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, तो मान लो कोई दो देश हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच में चल रही है लड़ाई, ठीक है। और अब अंत में क्या हुआ कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। तो ट्रीटी साइन करने के लिए युद्ध को रोकना पड़ेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, युद्ध रोकने को क्या कहते हैं, जो युद्ध विराम होता है। तो अब पहले शब्द को देखते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है? एमनेस्टी का अर्थ होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत बड़ी लार्ज ग्रुप है, उसने कोई गलती करी एंड कोई पॉलिटिकली मिस्टेक करी, या फिर गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ उससे, तो एक समय कुछ कारणों की वजह से मान लो गवर्नमेंट ने सबको क्षमा कर दिया कि चलो ठीक है, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। तो जो एक कलेक्टिव उनको क्षमा किया गया ना, सर्व क्षमा, वो होता है एमनेस्टी। तो यहाँ पे इसका तो मतलब होगा नहीं। फिर दूसरा एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो ना, फ्रेंडली बिहेवियर को एमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होगा नहीं, एग्रीमेंट समझौता होता है, ठीक है। तो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसके पहले समझौते नहीं होते, ठीक है। एग्रीमेंट इज़ रॉन्ग। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, आर्मिस्टिस, क्योंकि आर्मिस्टिस का अर्थ ही होता है युद्ध विराम। एक शब्द में मैं बताऊँ तो आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है, जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है रिजोल्यूट, ठीक है। तो रिजोल्यूट का मतलब ही होता है, क्या अर्थ होता है? दृढ़ निश्चय, ठीक है। इसी से ही शब्द बनता है रिजोल्यूशन। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे ही 31 दिसंबर ख़त्म होता है, 1 जनवरी आती है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि 1 जनवरी से अब से पूरे साल मेरा ये रिजोल्यूशन रहेगा, ये मेरे रिजोल्यूशंस की लिस्ट है, यानी मेरे दृढ़ निश्चय। तो रिजोल्यूट का मतलब होता है रिजोल्यूट का दृढ़ निश्चय। अब इसका उल्टा क्या होगा? दृढ़ निश्चय का उल्टा क्या होगा? रिलक्टेंट होगा। पहली बात तो रिलक्टेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो रिलक्टेंट का अर्थ होता है कोई काम करने की अनिच्छा, मतलब कोई काम है और मन नहीं कर रहा है करने का, तो ये होता है। जबकि राइट आंसर ये नहीं है, क्योंकि काम करने की इच्छा नहीं होना और दृढ़ निश्चय होना में, दोनों में फ़र्क है। जो दृढ़ निश्चय है उसका उल्टा क्या होगा कि जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है, तो काम करने की अनिच्छा तो होगा नहीं। लास्ट है गलिबल। गलिबल का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो ये भी नहीं होगा इसके एंटोनिम में। तीसरा है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड मतलब होता है कोई चीज़ नापसंद होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है और उसका इंक्लिनेशन किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा है। जैसे मान लो कि एक लड़की है और वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलती है, बट उसमें से फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करती है, तो उसका इंक्लिनेशन फुटबॉल की तरफ ज़्यादा है, तो वो होता है इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन का उल्टा होता है डिसइंक्लाइंड, मतलब नापसंद होना। तो रिजोल्यूट का उल्टा नापसंद तो होगा नहीं, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर इज, अब 3 जब एलिमिनेट हो ही गए हैं तो दूसरा ऑप्शन ही सही होता है, इनडिसाइसिव। डिसीजन से बना है, तो डिसाइसिव होता है जो निर्णय ले लेता है, और इनडिसाइसिव जो सही से ढंग से निर्णय ले पाता है ना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो रिजोल्यूट का उल्टा इनडिसाइसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगर्स परफॉर्मेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस एंड लेफ्ट देम मेस्मराइज्ड। इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहली बात, कैप्टिवेटेड का मतलब पता होना चाहिए। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है सम्मोहित कर देना, फैसिनेट कर देना, ठीक है। अब शब्दों पे आते हैं। रेसिस्टेड होगा नहीं, रेसिस्टेड का मतलब होता है रेसिस्टेंस, होता है ना किसी चीज़ को रोकना, है ना, उसके विरुद्ध उसमें अवरोध उत्पन्न करना, तो रेसिस्टेड तो होगा नहीं, ठीक। हॉरिफाइड का मतलब होता है डराया हुआ, ये भी गलत है। एंथ्राल्ड होगा। अब इसको बताने के लिए पहले पता होना चाहिए ना एंथ्रॉल्ड का मतलब क्या होता है। तो एंथ्रॉल का भी मतलब वही होता है फैसिनेटेड या फिर कैप्टिवेटेड, सम्मोहित किया हुआ, मोहित किया हुआ। तो ये तो इसके सिनोनिम में आ जाएगा कैप्टिवेटेड के, तो ये भी नहीं होगा। एंटोनिम होगा इसका उल्टा जो होगा वो होगा डिसइल्यूजन्ड।
ठीक है। तो कैप्टिवेटेड का एक सिनोनिम होता है इल्यूजन, है ना। जब किसी को सम्मोहित करते हैं तो उसका एक सेंस निकल के आता है कि भाई उसमें उसको इल्यूजन में डाल दिया, तो काफ़ी सम्मोहित कर दिया, इल्यूजन आ गया। तो इल्यूजन का उल्टा डिसइल्यूजन, तो कैप्टिवेटेड का उल्टा होगा डिसइल्यूजन, ठीक है, एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है अंडरलाइंड वर्ड्स में, ठीक है। इस सेगमेंट का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? द टीम इज़ अचीव्ड रिमार्केबल रिजल्ट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव स्ट्रेटजीज इन द पास्ट ईयर। पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, और टीम की बात कर रहा है। सब्जेक्ट इसमें टीम है, ठीक है। और टीम अगर पास्ट में काम करेगी तो टीम के लिए क्या होगा भाई? इज़ अचीव्ड नहीं होता, इसमें होता है हैज़ अचीव्ड, ठीक है। ओके, तो पास्ट में काम तो किया है लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट का काम चल रहा है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में टीम जो है ना वो सिंगुलैरिटी की तरह काम करता है। टीम एक ही होते हैं ना, तो एक सिंगुलर की तरह काम करता है। तो टीम के लिए यहाँ पे हैज़ लगेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा करके हो जाएगा, टीम हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल रिजल्ट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव स्ट्रेटजीज इन द पास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन फिल करना है। रमन हैज़ नो अक्वाइंटेंस मेनका। इसका डायरेक्ट सा रूल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। अक्वाइंटेंस के साथ में हमेशा विद का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ना ही फ्रॉम का, ना ही टू, ना ही इन, ठीक है। अक्वाइंटेड विद या अक्वाइंटेंस विद, हमेशा अक्वाइंटेंस के साथ में विद का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब इसमें एरर फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफ दैट कंपनी हैव बीन बैंड फ्रॉम द मार्केट। क्या एरर हो सकता है? तो सही उत्तर है कोई एरर नहीं है भाई साहब। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसमें गलती ढूंढने ही लग जाओगे, ज़बरदस्ती गलती नहीं निकालना है, ठीक है। ज़बरदस्ती एरर फाइंड नहीं करना है। जो एरर है तो ठीक है, नहीं है तो नो एरर। ओके, तो नो एरर है क्योंकि हर एक चीज़ इसमें सही लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन्फॉर्मेशन दी गई है। द ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफ दैट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, प्लूरल है, और यहाँ पे हैव का भी इस्तेमाल हुआ है, हैव बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो परफेक्टली ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, अब कह रहा है चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव में लिखा हुआ है, पैसिव में करना है, ठीक है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है द कमेटी इज़ करेंटली रिव्यूइंग द न्यू पॉलिसी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो कमेटी क्या कर रही है कि जो नई पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रही है इम्प्लीमेंट करने के पहले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब चेक किया करो। इज़ करेंटली रिव्यूइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रहा है, तो सबसे पहले सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस देख लो, ठीक है। रिव्यूड यहाँ पे आ गया, गलत, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो गया, गलत हो गया ये ऑप्शन। इसमें भी रिव्यूड लिखा हुआ है, गलत, क्योंकि भाई एक्टिव अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल यहाँ नहीं चलता, ये एक्टिव पैसिव है, ठीक है। इसमें भी रिव्यूड लिखा हुआ है, ये भी गलत। राइट आंसर कौन सा होता है? एक अकेला बचता है, ऑप्शन ए, और इसी में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है बीइंग रिव्यूड, ठीक है, और पैसिव में चेंज हो जाता है। द न्यू पॉलिसी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ करेंटली बीइंग रिव्यूड बाय द कमेटी, ठीक है। तो कमेटी लास्ट में आ गया, और यहीं पे ही आप देखेंगे करेंटली बीइंग रिव्यूड। तो देखो रिव्यूड सब में था लेकिन यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हुआ है। बाकी जितने भी इसमें लिखे हुए हैं इसमें बीइंग का इस्तेमाल है, बट यहाँ पे वॉज लग गया है, ये भी तो ध्यान में देखिए, ठीक है। इज़ बीइंग रिव्यूड पूरा देखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इज़ करेंटली रिव्यूइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। यहाँ पे विल बी रिव्यूड, गलत है। वॉज बीइंग रिव्यूड, ये भी क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया, और ये हैज़ बीन रिव्यूड, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी ही है। तो आईएनजी फॉर्म सिर्फ अकेले ए ऑप्शन में है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बीइंग यहाँ पे भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको करेक्ट लगा दीजिएगा, इसके पहले देखिए वॉज भी लगा हुआ है, ठीक है, वो पास्ट में चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मतलब की कह रहा है कि चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इसका मतलब क्या है? हैबिटेंट। तो हैबिटेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, वहाँ का निवासी। तो एंडेमिक होता है? नहीं, एंडेमिक कोई एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही बार बार आती रहती है, वो एंडेमिक होता है। तो हैबिटेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है, एक शब्द में बोलूँ तो क्षणिक, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े समय के लिए हो, वो ट्रांजिएंट होता है, तो वो भी हैबिटेंट का मतलब नहीं होगा। एग्जाइल क्या होता है? एग्जाइल का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं ना कि बहिष्कार करना, है ना, वनवास दे दिया, जैसे श्री राम वॉज एग्जाइल्ड, है ना, फॉर 14 ईयर्स।
तो एग्जाइल का मतलब होता है बहिष्कृत करना या बहिष्कार करना, तो वो तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डेनिजन। तो डेनिजन भी निवासी ही होता है, ठीक है, डेनिजन का भी मतलब निवासी होता है और हैबिटेंट का भी मतलब निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर फाइंड करना है। द जज हैड टू रेट द कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली हिज प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन देयर इंटरेक्शन विद द अदर प्लेस। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? कंटेस्टेंट्स की बात चल रही है। तो कंटेस्टेंट्स अगर देखेंगे तो प्लूरल में है। अब इनके लिए जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो तो प्लूरल ही आएंगे। यहाँ पे देयर तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइट है, लेकिन मिस्टेक हो गई है बी वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हिज का इस्तेमाल हुआ है जो कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं तो उसके लिए तो प्लूरल होगा, एंड दैट इज़ वाई हिज की जगह पे यहाँ पे होगा देयर, ठीक है। अब देयर लगाने के बाद जो राइट आंसर होगा, द जज हैड टू रीड द कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली देयर प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन देयर इंटरेक्शन विद द अदर पीपल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बी वाला, ठीक है, नॉट ओनली हिज वाला, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ईच बिजनेस एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। इसमें इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है ना कि ईच बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट देती है, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट देने की बात चल रही है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट टेक तो होगा नहीं, टेक तो लेना हो गया, बट एम्प्लॉयमेंट देना जो होता है वो उसमें गिवन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। गिव कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे मान लो कोई चीज़ हाथ से उठा करके किसी को दे दिया तो वो गिव हो गया, ठीक है, इन जनरल सेंस। सेंस नहीं, भेज एम्प्लॉयमेंट भेजा नहीं जाता। राइट आंसर इज प्रोवाइड। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट वॉज लेट इवनिंग बाय द टाइम द मॉब। अब मॉब की बात चल रही है। मॉब क्या होगा? मॉब का अर्थ होता है भीड़, बेसिकली क्राउड तो नहीं, क्राउड एक नॉर्मल भीड़ हो जाती है। मॉब होती है जिसको बोलते हैं ना कि भड़की हुई भीड़, जो कि अहिंसा पर उतारू हो गई है, ठीक है, तो वो मॉब होती है। अब इसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड डाला जाएगा? डिस्बर्स का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्बर्स का मतलब होता है कोई चीज़ वितरित करना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं और 4 लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो मान लो उनके खाते में एक समय के बाद पैसे आ गए चारों लोगों के, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अमाउंट डिस्बर्स कर दिया, ठीक है, वितरित कर दिया। तो डिस्बर्स तो होगा नहीं क्योंकि भीड़ वितरित नहीं होगी। डिस्टर्ब्ड, भीड़ ऑलरेडी मॉब बनी हुई है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड ही है, ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्पेंस होगा? नहीं। डिस्पेंस का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ वितरित करना, कोई चीज़ देना। जैसे होता है ना कि वाटर डिस्पेंसर होता है ना, कि एक मशीन होती है उसमें से पानी निकलता है, ग्लास लगाओगे तो वाटर डिस्पेंस करेगा वो। तो भीड़ का डिस्पेंसन से कोई लेना देना नहीं है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्पर्स्ड। आपने सुना होगा डिस्पर्स का मतलब ही होता है इधर उधर छिटक जाना या तितर बितर हो जाना। जैसे आप लोग स्कूल में रहे होंगे तो जब वहाँ पे असेंबली होती थी, तो जब असेंबली ख़त्म हो जाती थी तो जो प्रिंसिपल होते थे या जो भी हेड होते थे वो बोलते थे कि असेंबली इज़ डिस्पर्स्ड, है ना। तो वो क्या होता था? डिस्पर्स हो जाता था, यानी कि सब अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाते थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, अब हमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसका सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है, ठीक है। दिस हिल इज़ अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट बिकॉज वन कैन एन्जॉय सॉलिट्यूड। कह रहा है कि दिस हिल इज़ अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट, मेडिटेट करने के लिए ये हिल बहुत अच्छा प्लेस है, बिकॉज वन कैन एन्जॉय सॉलिट्यूड, यहाँ पे आदमी सॉलिट्यूड इन्जॉय कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट होगा? पहली बात तो भाई साहब कोई करेक्शन नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन में भी देखोगे तो ऑप्शन गलत ही लिखे हुए हैं। द हिल इज़ अ नाइस प्लेस टू बी मेडिटेशन, मेडिटेशन नाउन होता है और टू बी अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो टू बी के बाद में वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेडिटेट, ठीक। तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। इज़ एन एक्सेलेंट प्लेस टू मेडिटेट्स, मेडिटेट्स वर्ब आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेडिटेट्स इस्तेमाल उसके लिए होगा जब कोई पर्सन मेडिटेट कर रहा होगा ना। जैसे मैं बोलूँ कि राहुल मेडिटेट्स, तो यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से मेडिटेट्स का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। इज़ अ नास्टी प्लेस टू मेडिटेट, यहाँ पे बात चल रही है अच्छी चीज़ की कि इन्जॉय कर सकता है, अच्छा प्लेस है। नास्टी तो होगा ही नहीं ना, नास्टी का मतलब ही होता है बहुत गंदा, बहुत बुरा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कोई करेक्शन इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। बच्चा आराम से देख के बता सकता है इसको कि भाई इसमें क्या गलती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रोच में गलती है। अप्रोच की स्पेलिंग क्या होती है? APP
ROACH, ये होती है सही स्पेलिंग, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ तो इनकरेक्टली स्पेलिंग ऑप्शन ए। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं सारे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब इनकी स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। इनके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे सेंटेंसेस को पढ़ जाते हैं। इट सुपरसीडेड इंडियाज़ प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटजी विच वॉज क्रिएटेड इन 1986। तो जाहिर सी बात है पहला सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वो एक कोई बात कही जा चुकी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इट सुपरसीडेड। तो क्या सुपरसीडेड, कोई तो चीज़ होगी ना जो पहले बात चल चुकी होगी उसकी, तो ये तो पहला सेंटेंस होगा नहीं। अब जिसमें भी ए पहले आ गया हो वो काट दो, ठीक है। The Indian Union Cabinet approved the country's national education strategy on 29 July 2020, and it provides a framework for education from the primary grades up to higher education as well as for vocational training in both urban and rural settings. This policy significantly improves India's educational system. Restructuring India's educational system is the primary goal of the National Education Policy 2022. अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसमें सबसे पहली बार पॉलिसी का डिस्कशन किस पार्ट में हुआ, बी में हुआ। तो सबसे पहले बी किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा तो कट कर दो, इन दोनों में आ रहा है सबसे पहले बी। अब हम बात करते हैं कि बी के बाद क्या आएगा। तो बी ये हो गया, बी के जस्ट बाद में हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला सेंटेंस आता है, सही यही बैठता है। इट सुपरसीडेड इंडियाज़ प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम एजुकेशनल स्ट्रेटजी विच वॉज क्रिएटेड इन 1986। तो बी के बाद में एग्जैक्ट एक कौन से में आया, इसमें आया, और इसीलिए राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही एलिमिनेट करना है। कोई एक सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस नहीं आ रहा है, पहले ऑप्शन में चेक कर लो कि क्या उसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें उसके बाद में एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीएम का मतलब बताना है, ब्रेक द बैंक, ठीक है, बैंक को तोड़ देना। तो इसका क्या अर्थ होगा, टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी और इंडिग्निटी, नहीं। टू बी कंस्पिकस अबाउट समथिंग, नहीं। कंस्पिकस का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ एकदम क्लियर कर देना, ठीक है, तो वो होगा नहीं। विन मोर मनी दैन इज़ हेल्ड बाय द बैंक, नहीं, गलत। यहाँ पे बैंक टूटने की बात चल रही है तो कोई ना कोई तो लॉस है, ठीक है। इसका सही में जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी, टू बियर अ सीवियर लॉस। इसको ऐसा समझो, बैंक तोड़ने का मतलब लिटरल सेंस में मत लो, ऐसे समझ लो। आप मान लीजिए आपके पास एक पिगी बैंक है ना, मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है, ठीक है। अब आप गुल्लक कब तोड़ते हो, जब आपके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, जब आपके पास पैसे नहीं बचते, ठीक है, जब आप लॉस में होते हो तभी तो गुल्लक तोड़ते हो ना, कि जब गुल्लक तोड़ने की नौबत आ गई, यानी पिगी बैंक तोड़ने की नौबत आ गई, ब्रेक द बैंक। तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, राइट। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। हमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसका मतलब बताना है, ठीक है, मतलब तो नहीं बताना है, इसका सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। द फैमिली इज़ नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द प्रॉपर्टी और रिबिल्डिंग इट। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था भाई, अगर नीदर आएगा तो नीदर के साथ में हमेशा नॉर आता है, ठीक है, नीदर के साथ में नॉर आता है, ईदर के साथ में और आता है, ठीक। तो यहाँ पे नीदर के बाद में और लगा हुआ है तो गलत है, इसकी जगह पे क्या होगा, नॉर रिबिल्डिंग, बाकी किसी में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल्सो, अगर बट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो के पहले नॉट ओनली आना चाहिए, और यहाँ पे नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आता है, तो इन दोनों सेंटेंसेस के यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। येट रिबिल्डिंग भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नॉर रिबिल्डिंग। तो नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द प्रॉपर्टी नॉर रीबिल्डिंग इट, तो ना तो वो बेचना ही चाह रही है, ना ही उसको रिबिल्ड भी कर रही है। तो अब आते हैं हम अपने पैराग्राफ पे। पैराग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ जाएंगे। द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली सिंस 2007। तो साथ ही साथ छोटा पैराग्राफ है, देखते भी चलेंगे। तो वर्ल्ड इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली, कुछ तो है, इंक्रीजिंगली बन रहा है। सिंस 2007 मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ बीन लिविंग इन सिटीज़। सिटीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिटीज़ में रह रही है तो धीरे धीरे जो वर्ल्ड है वो कैसा बनता जा रहा होगा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना। पूरा पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। And that share is to rise 60% by 2030. Cities and metropolitan areas are powerhouse of economic growth, about 60% of global GDP. However, they are also account for about 70% of global carbon emissions and over 60% of, कोई तो यूज़ है, रैपिड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आ गया ना, इसमें ऑप्शन में अभी हमें मिलेगा, ठीक है। रैपिड अर्बनाइजेशन इज रिजल्टिंग इन अ ग्रोइंग नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स, inadequate and infrastructure and services, worsening air pollution and unplanned urban sprawl। देखना, इसमें कह रहा है सबसे पहला, अगर हम देखते हैं
क्वेश्चन। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में क्या होगा? इंटेंसिफाइड होगा, द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटेंसिफाइड नहीं, लोकलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं, अर्बनाइजेशन की बात चल रही है पूरे पैराग्राफ में, तो क्या होगा? जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीजिंगली क्या बन रहा है? अर्बनाइज्ड हो रहा है, शहरीकरण ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अर्बनाइज होगा, ठीक है, ओके। अब आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा? दूसरे वाले में, सिंस 2007 मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ बीन लिविंग इन सिटीज़, ठीक है, तो 2007 से लगभग आधी जनसंख्या विश्व की शहरों में रह रही है, ठीक है, एंड दैट शेयर इज़ क्या होगा? प्रोजेक्टेड, कंट्राइव्ड, मल्टीप्लाइड या फिर प्लान, तो दैट शेयर इज़ टू राइज टू 60% बाई 2030। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2030 तक ये जो जनसंख्या है शहरों में रहने वाली वो 60% तक बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी, अनुमान लगाया जा रहा है, और अनुमान लगाने का मतलब ही होता है प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्शन जब किया जाता है अनुमान लगाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंट्राइव नहीं होगा, क्योंकि कंट्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ का उपाय निकालना, है ना, तो वो तो होगा नहीं, मल्टीप्लाइड भी नहीं होगा, प्लान भी नहीं होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तीसरे में क्या आएगा? तो हमने कर लिया इसमें, शेयर इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज टू 60% बाई 2030, सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ आर पावर हाउसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वो ग्लोबल जीडीपी में क्या करेंगे? अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ना, अटेम्प्टिंग तो होगा नहीं, एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे हैं, कॉज तो होगा नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। हाउएवर, अगला क्वेश्चन, however they also account for about 70% of global carbon emissions and over 60% of कार्बन एमिशन की बात चल रही है, तो कार्बन एमिशन कैसे होगा? रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वेल्थ होगा? नहीं, यहाँ पे किसी चीज़ को यूज़ करने की बात चल रही है, ठीक है, नेचर नहीं, एसेट भी नहीं, रिसोर्स का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, यानी कि however they also account for about 70% of global carbon emissions and over 60% of resource use, यानी यहाँ पे रिसोर्सेज की यूज़ की बात चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या आएगा? रैपिड अर्बनाइजेशन इज रिजल्टिंग इन अ ग्रोइंग नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स, इनएडिक्वेट एंड, अब देखो यहाँ पे नेगेटिवली चल रहा है सब कुछ, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है? स्लम ड्वेलर्स, स्लम मतलब जो बस्तियों में रहता ना, जो स्लम बस्तियाँ होती हैं, ठीक है, स्लम की बात चल रही, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, और इसके बाद में है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में वर्सनिंग एयर पोल्यूशन बिगड़ रहा है, अनप्लान्ड अर्बन स्प्रॉल, स्प्रॉल का मतलब होता है विस्तार, फैलना, ठीक है, तो अनप्लान्ड अर्बन फैलाव हो रहा है, तो यानी चीज़ें नेगेटिवली जा रही हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा कुछ ना कुछ जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट हमें पता लगाना है कि क्या नेगेटिव आएगा। रैपिड अर्बनाइजेशन इज रिजल्टिंग इन अ ग्रोइंग नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स, इनएडिक्वेट एंड ओवरबर्डेंड, ठीक है, ओवरबर्डेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरबर्डेंड का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कि इंफ्रास्ट्रक्चर है पर उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, कि हम यूज़ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं पर लिमिटेड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, तो उनके ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ही हैं, तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा? बर्डन बढ़ेगा, तो ओवरबर्डेंड होगा, राइट, डिस्ट्रक्टेड नहीं होगा, रिडंडेंट नहीं होगा, नेसेसरी नहीं होगा, ओके। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, सेट था ये 5वां हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको रिकमेंड करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो आपके साथ ही साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।